जय हिंद। अपने दिल की कलम से किस्मत की कागज पर अपने सपने का नाम लिख देना। मिटा ना पाए जमाने तेरे सपने को, मेहनत इतना जोर का करना। शिक्षा तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे, इसका एतबार जरूर करना। मुश्किल नहीं है, अरे मुश्किल नहीं है, पर आसान समझकर इसे अपने तकदीर पे ना छोड़ देना। गिर जाओ चाहे दुनिया के नज़रों में, मगर अपनी नज़र में अपने आप को कभी गिरने मत देना। भले ही लोग तुमसे कह दें कि क्लास 10th में रिजल्ट करना 90+ करना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो आप मेरा, ये क्लास 10th का एग्ज़ाम दुनिया का सबसे अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है आपका। आपने जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें सबसे अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आप 9th में 8th में इसके पहले अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किए होंगे, लेकिन जिस काम को हम लोग पूरा शिद्दत से करते हैं ना, उसका अंजाम भी बहुत मज़ेदार होता है मेरे भाई। तो आप यदि एग्ज़ाम क्लास 9 का दे चुके हैं और क्लास 10th में आ गए हैं और फाइनली यूट्यूब पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ करके उंगलियां घिस रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप क्लास 10th में जो आपको बेसिक्स ज़रूरत है, जो आपके परफॉर्मेंस को बेटर बनाएं, आपके चार्म को बेटर बनाएं, आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएं, या बोले जब मैथ्स स्टार्ट हो, आपके टीचर जब बोर्ड पे बता रहे हो तो उसमें क्या बेसिक्स यूज़ हो रहे हो, उसको हम लोग पहले पढ़ लें, ताकि जब क्लास में टीचर परफॉर्म कर रहा हो तो हम लोग को स्टेप आसानी से समझ आ जाए। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे जैक यकीन 2027 में, जैक यकीन 2027 में और CBSE यकीन 2027 में बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिसको मैथ्स से डर लगता है। तो मैथ्स का डर को ख़त्म करने के लिए थोड़ा बेस पे ध्यान देना पड़ता है, हम लोग को बेसिक कैलकुलेशन सीखना पड़ता है। मेरे भाई, मैथ किसी का ख़राब नहीं होता। मैथ किसी का कैसे ख़राब हो जाएगा यार? हो सकता है कि मैथ्स का कोई पार्ट आपको दिक्कत होगा, मैथ्स में कोई चैप्टर आपको दिक्कत हो सकता है, पूरा मैथ्स ख़राब नहीं हो सकता आपका। यदि कोई बोलता है कि मेरा मैथ्स खराब है तो गलत बोलता है। मैथ्स का कोई पार्ट खराब हो सकता है, पूरा मैथ्स खराब नहीं हो सकता है। और पूरा क्लास 10th का मैथ तो खराब होने ही नहीं देंगे, क्योंकि क्लास 10th के मैथ्स में जो बेसिक्स यूज होने हैं उसको हम लोग बैच स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि उम्मीद 2027 में उम्मीद CBSE उम्मीद 2027 क्लास 9th बैच में पूरा क्लास 9th का बेसिक चल रहा है। सेम टू सेम परफॉर्म पर, सेम टू सेम स्केल पर क्लास 10th का सिलेबस के अनुसार सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आपको ये बताते चलेंगे कि आपको क्या क्या बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने अंदर देख करके। मैं प्रॉब्लम्स लिखता जाऊंगा, कहाँ कहाँ पर आप फंसेंगे। आप मेरे से पढ़ सकते हैं, आप किसी और भी टीचर से पढ़ सकते हैं, आप जहाँ भी पढ़ना चाहें पढ़िए ज़रूर, और फिर उस डॉट को क्लियर कीजिए, उस अपनी समस्या को ख़त्म कीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ है ना जो आपको क्लास 10th में जब पढ़ाया जाएगा तो फंसाएगा वो आपको, है ना। हम ले चल रहे होंगे आपको ऊपर की ओर और आप खींच रहे होंगे हमको नीचे की ओर, क्योंकि आपका बेस अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यदि आपको मैथ्स में दिक्कत होता है तो ये कंप्लीट क्लास 10th का फंडामेंटल जो यकीन बैच में लाया गया है, दोनों के लिए, जैक और CBSE दोनों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मेरे भाई, ये क्लास 10th में यकीन करें आप मेरा कि आपका हर सपना पूरा होगा। आपका क्लास 9 से 10th में आने के बाद आपका जो ड्रीम है, जो ड्रीम लेकर के आए हैं, सपने लेकर के आए हैं कि मुझे स्कूल टॉपर बनना है, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, मुझे
क्लास 10th में 90 प्लस रिजल्ट लाकर दिखाना है, 95 प्लस लाना है, सपने पूरे होंगे। बस ज़रूरत है आपको सही गाइडेंस की, ज़रूरत है आपको सही सिलेबस पढ़ाने वाले का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में पूरा चीज़ नहीं पूछा जाता है, वो लिमिटेड चीज़ होता है जो आपको बता दिया जाए तो आप अच्छा नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का सिलेबस, और साथ ही साथ उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, क्या आप बेसिक उसमें से जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानते हैं तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं जानते हैं तो उसे क्लियर करेंगे मेरे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th बैच में जो हम लोग स्टार्ट किए थे जैक, इसका तो और अलग समस्या है भाई। जैक, यकीन, (2027) CBSE यकीन 2027। इसमें हम लोग आज चलेंगे सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का क्लास 10th का यदि हम बात करें कि मैथ्स का, तो मैथ्स में क्लास 10th के अंदर 2 पार्ट हैं। अब पहला है ना बेसिक मैथ, और दूसरा है स्टैंडर्ड मैथ। तो मेरे भाई, यदि आपका ये ड्रीम है, ये एम है कि हमको क्लास 11th में मैथ्स लेकर पढ़ना है, तो आपके लिए है स्टैंडर्ड मैथ। मतलब आपको लगता है कि मैथ्स मेरा ठीक है ना, तो आपके लिए है स्टैंडर्ड मैथ। और यदि आपको लगता है कि भाई मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है यार, फिर भी मुझे मैथ्स को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कंपलसरी है, तो आपके लिए है बेसिक मैथ्स CBSE के अंदर। ठीक है, आप जो लेना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो आपको भरवाया गया होगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ में लेंगे या फिर लेंगे बेसिक मैथ्स में। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम होता है पर अलग होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का। इसमें तो क्वेश्चन थोड़े से आसान पूछा जाने का संभावना होता है, और स्टैंडर्ड मैथ में तो जैसा होता है वैसा ही रहेगा, है ना। स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, जो हम लोग सीखे हैं उसका यूज़ करने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला, इवैल्यूएट करने वाला, उस सारी तरह का क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, मैथ्स का सिलेबस। और क्या आएंगी आप लोगों को प्रॉब्लम्स, इधर लिखूंगा मैं आप लोगों का सिलेबस और इधर बताऊंगा आप लोगों को प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग का है यहाँ पर, है ना, नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम के अंदर, है ना, आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। हम लोग को ये पढ़नी है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से हम लोग को 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वास्तविक संख्या से हम लोग को 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और फिर जब आप रियल नंबर पढ़ेंगे तो आपको 2-3 प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? 2-3 प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना, कि सबसे पहला बात तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि भाई LCM और HCF कैसे निकालते हैं। LCM और HCF निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। क्या सीखना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। क्या सीखना पड़ेगा?
फैक्टराइजेशन। ठीक है, यदि और बात करें है ना रियल नंबर के अंदर, तो आपको जानना चाहिए इसके अंदर नंबर के बारे में। नंबर का कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, खास करके कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। क्या बोला मैंने आप लोगों को? को प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब पूछा जाता है जब रूट अंडर 3 को ये प्रूफ करना रहता है कि भाई इरेशनल नंबर को प्रूफ करें कि रूट अंडर 3 इरेशनल नंबर है, वर्गमूल 3 है ना अपरिमेय संख्या है, तो आपको वहां पर ये सभी यूज होंगे कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, भाई प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि है ना सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, और फिर है ना अभाज्य संख्या, अभाज्य है ना संख्या, सह अभाज्य संख्या और फिर अभाज्य संख्या। तो ये आपका है प्रॉब्लम, यहाँ पर ये आ सकता है, आपको मैं तुरंत क्लियर करूँगा आज ही है ना। तो नंबर सिस्टम में आपका प्रॉब्लम ये आएगा। आप हमसे भी पढ़ सकते हैं है ना, आपको जैसे मर्जी होगा वैसे आप करेंगे। इसके अंदर और फिर है दूसरा नंबर इरेशनल नंबर। क्या चीज़ है? इरेशनल नंबर। तो मेरे भाई आपको इसमें और भी प्रॉब्लम क्या आएगा, जब इरेशनल नंबर आप आएगा तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा 1/3 को आप क्या करें कि इरेशनल प्रूफ करके दिखाएं, प्रूफ करें कि ये इरेशनल नंबर है। तो हो सकता है आपको है ना रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़े, है ना रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन यानी कि हम लोग को जरूरी पड़ेगा क्या, परमेयकरण का। किसका? परमेयकरण। तो परमेयकरण आपको सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? रेशनलाइजेशन सीखना चाहिए। ये सभी बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ें होते हैं। और यदि हम बात करें तो फिर इसके अंदर और पूछा जाता है क्या, और फिर इसके अंदर और आपको क्या बेसिस चाहिए है ना, कि रूट वाले जो नंबर होते हैं इसके अंदर क्या, रूट वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, है ना, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आज का मैं इस सेशन में यही सभी चीज़ें को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो क्या बोला मैंने आप लोगों को, वास्तविक संख्या में आपका कहाँ कहाँ पे डाउट्स आएगा, आपको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होगा, है ना, नहीं जानते हैं तो ये सब नंबर क्या होता है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाई आपको दिक्कत होगा इवन नंबर क्या होता है, ये ओड नंबर क्या होता है, या तो फिर ये दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको जाननी चाहिए। ये आप इतना आप जान गए, रेशनल नंबर जान गए, ठीक है ना, नंबर के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, फैक्टराइजेशन समझ में आता है। फैक्टराइजेशन को करने के लिए हम लोग को जरूरी पड़ता है डिविजिबिलिटी रूल का। किसका? डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल है ना, विभाजक है ना, विभाज्यता का नियम। तो इतने सारे बेसिक्स आपको यदि पता होगा तो रेशनल नंबर को आप फाड़ सकते हैं, है ना, आपको टोटल का टोटल समझ आ जाएगा। आप कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएं, आसान से आसान क्वेश्चन बनाएं। तो समझ में आया आप लोगों को कि क्या दिक्कत आपको आने वाली है ना। ये रूट वाला जो नंबर होता है उसको जोड़ने घटाने में, अभी भी बोल रहे हैं, जोड़ने घटाने गुना करने भाग करने में आपको दिक्कत हो सकता है। को प्राइम नंबर को नंबर के बारे में दिक्कत हो सकता है, डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं आता होगा, ठीक है ना, यानी कि विभाज्यता का नियम, और सबसे बड़ी बात आपको गुणनखंड नहीं आता होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता होगा, है ना, तो आपको ये कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। चलिए आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं अगला चैप्टर, और उसमें क्या आपको बेसिक्स करने चाहिए वो भी आपको बताते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग का आता है ना पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल यानी कि बोले तो बहुपद। तो बहुपद में आपको क्या दिक्कत आएंगी वो बताते हैं। जैसे कि है ना बहुपद में
हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट ये सभी पढ़ते हैं कि क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, ये सभी। तो आपको सबसे पहले है ना क्या जानना चाहिए, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक है ना एक्सप्रेशन, जैसे कि बोले है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना की जाती है। जैसे बोले कि है ना 2x + 3y है ना प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x + 3y प्लस 7x, ऐसा कुछ नंबर यदि आ जाए तो आपको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। एक मैंने ये सैंपल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए है ना कि कैसे इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो जोड़ने के लिए, घटाने के लिए अलजेब्रा वाला जो नंबर है ना, यानी कि वेरिएबल से और कांस्टेंट से जो नंबर आता है, संबंधित होता है ना टर्म्स, उसको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए है ना। दूसरा में इस टाइप का नंबर, इस टाइप का यदि आ जाए 3x + 4y है ना, इसे गुना करने के लिए। तीसरा यदि बात करें तो 2x + 5 है, 2 ब्रैकेट में रहता है, 2 ठो बाइनोमियल है, 2 ठो क्या चीज़ है ना द्विपद है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं है ना, इसको आपको आनी चाहिए है ना। और बेसिक बात आपको a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a³ - b³ का फॉर्मूला, a - b के होल क्यूब, ये सब फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक। ये भी हम लोग बेसिक बोले कि अलजेब्रा का फॉर्मूला, अलजेब्रिक है ना फॉर्मूलाज, फॉर्मूला मतलब बोले कि a + b के होल स्क्वायर कैसे सेट होता है, कैसे वर्क करता है, a - b के होल स्क्वायर कैसे सेट होता है, कैसे वर्क करता है, सेम टू सेम a + b के होल क्यूब, a³ - b³, ये सारी बातें हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आता है। और ये पोलिनोमियल जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये बेसिक्स काम आएंगे। तो आप ज़रूर बेसिक पढ़ें मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है क्लास 10th को मैथ्स में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए। अभी ही टाइम है, जब आपका बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, 2-3 दिन 4 दिन अच्छे से मेहनत करके लग करके एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और वो भी मेरे साथ। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, आपको सिलेबस बता रहे होंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे होंगे एक्चुअली कि उस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आने वाली है, ये शायद कोई नहीं बताएगा। चलिए आगे यदि बात करें हम लोग है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद, तो आपको पढ़ना है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ है ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब युग्म समीकरण, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि है ना रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म, या तो युग्म रैखिक समीकरण, किताब में लिखा हुआ रहता है रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बेसिक सिर्फ एक चीज सॉल्व करने के लिए सीखना है कि यदि हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा बड़ा इक्वेशन ऐसे यदि लिखा हुआ रहेगा है ना, तो हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, ये बातों को आपको सीखना पड़ेगा कि एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसको कैसे LHS में RHS में ले जाते हैं, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यकीन माने आप मेरा, कि शायद वो नहीं जानते होंगे इवन द इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, समीकरण को सॉल्व करने के लिए नहीं जानते होंगे। तो ये बेसिक्स वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी, आप जरूर करिए। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2x + 5 है ना इक्वल टू, यदि 9 लिखा हुआ है कैसे सॉल्व किया जाता है ना, 2x + 3 / 4 है ना प्लस में 7 9 इक्वल टू है ना 2x/3, x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है सॉल्व करके है ना। इस तरह का जो इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करने के लिए सीखनी है ना, किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
रैखिक समीकरण के युग्म। बस इतना ही इसमें बेसिक सीखने हैं, ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक जो किसी भी तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, किसी भी तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, शायद पावर 1 रहेगा इसमें, है ना, 2 तो पावर नहीं रहेगा क्योंकि लीनियर है, तो 2x + 5 = 9, इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, कुछ भी हो सकता है। है ना, तो इस तरह के इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करने के लिए जानते हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं और समझाते हैं कि क्या आपको अगला पढ़ना है और क्या उसमें बेसिक्स आपको सॉल्व करनी चाहिए। तो अगला है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इसमें क्या क्या बेसिक्स पढ़ने हैं, तो क्लास 9th वाली वो फैक्टराइजेशन, जहाँ पर हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाले को ब्रेक करके कैसे इसको फैक्टराइज किया जाता है, कैसे इसे गुणनखंड किया जाता है ना, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन आपका यदि क्लियर है, तो यकीन मानो आप मेरा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन कम से कम आपको, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखना ही पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व तभी आप कर पाइएगा जब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, यानी कि पीछे वाली चीज़ें जो आप लोग पीछे बताया था, लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं, है ना, रैखिक समीकरण। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन आपको, ये जो फैक्टराइजेशन है उसको आप फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन में वाली पार्ट ये है, इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा कि गुणनखंड आपको पढ़नी है। कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे टीचर सिलेबस बता कर निकल जाएंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको क्या नहीं पता है, क्या आपको पहले से करके रखना है, शायद नहीं बताएगा। हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफलाइन में जब मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें क्या क्या समस्या होती है, किस तरह का प्रॉब्लम को फेस करते हैं कैलकुलेशन करने के दौरान, समझते हैं इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। यदि बात करें आपको, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, यानी कि समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी। अच्छा, पहले तो और बात बता दें कि इतना सारा चीज़ हो गया, तो ये था दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर समझ में आ गया, 6 मार्क्स का था। यदि बात करें पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल आपसे पूछा जाता है ना, पोलिनोमियल तीनों चैप्टर मिला करके, पोलिनोमियल एक ये पोलिनोमियल हो गया उसको मिला करके, और ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसे मिला करके, और एक हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे मिला करके, तीनों चैप्टर मिला करके, और एक और जो बच गया है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टोटल का टोटल जो 4 चैप्टर है उसको हम लोग रखते हैं अलजेब्रा के अंदर, और इसमें टोटल मिला करके जो पूरा अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, वहाँ पर हम लोग को 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं 80 में से।
तो 80 में से 6 मार्क्स किससे? 6 मार्क्स पूछे जाते हैं रियल नंबर से, 20 मार्क्स पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। यानी कि पहला बात पॉलिनोमियल, दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीसरी आपका हो गया है ना कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लगभग 5-5 मार्क्स समझ लीजिए आप। एवरेज क्या समझ लीजिए? 5-5 मार्क्स। चलिए आगे चलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको और ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यदि है ना अलजेब्रा का बेसिक बात जो जैसे कि वेरिएबल्स वाला जो है ना, उसको जोड़ना घटाना सीख गए तो फिर आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। वेरिएबल्स वाला जो टर्म होता है ना, उसे कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है, मैं आज ही के बैच में आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो हो सकता है कि लंबी होने वाली है, लेकिन यकीन मानो आप मेरा, आपका टोटल का टोटल काम की चीज़ें हैं। चलिए तो ये वाला ऐड करने के लिए है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए और फिर डिवाइड करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। तीसरा आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। यानी कि पीछे जो बताया उसी से ये काम चल जाएगा। चलिए आगे बात करें यदि आप लोगों को, तो आप लोगों को पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पूछा जाता है? कोऑर्डिनेट है ना ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक है ना ज्यामिति में हम लोग को क्या पढ़ना होता है बेसिक में है ना, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है आप लोगों को है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यदि आप इक्वेशन को सॉल्व करने जानते हैं, आपको थोड़ा सा यदि रेशियो के बारे में समझ में आता है, रेशियो वाला पार्ट आपको यदि रेशियो समझ में आता है, जो कि बच्चों को समझ में आ ही जाता है। रेशियो मतलब क्या होता है? पार्ट होता है, अलग अलग भाग होता है। तो आपको इसमें करनी चाहिए किसके बारे में? रेशियो के बारे में थोड़ा सा रेशियो कैसे वर्क करता है, रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में। और साथ ही साथ आपको लगाना है ना दिमाग। ये पूरा नया चैप्टर है, यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तभी आपको समझ आएगी। चलिए आगे चलते हैं और फिर आपको समझाते हैं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हो गया। अब आगे सबसे बड़ी बात है ना ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री मेरे भाई, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ये जो ज्योमेट्री है ना, वो टोटल का टोटल अकेले बोले तो 15 मार्क्स कवर करती है। 15 मार्क्स। कितना? 15 मार्क्स। और इसके पीछे वाला यदि बात करें, इसके पीछे वाला यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करें, तो ये कवर करती है 6 मार्क्स। कितना? 6 मार्क्स का पूछी जाती है। सबके लिए सेम है, जैक के लिए सेम है, सीबीएसई के लिए सेम है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों का ये 15 मार्क्स का चैप्टर है ज्योमेट्री। तो मेरे भाई 15 मार्क्स बहुत होते हैं। तो ज्योमेट्री देख लीजिए आपको कितना अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ना होता है। तो सबसे पहले पढ़ना होता है किसके बारे में? सर्कल्स के बारे में। किसके बारे में? सर्कल्स के बारे में, यानी कि वृत्त के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। इसके बाद बात करें तो कौन आता है? इसके बाद बात करें तो आता है हम लोग को ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में? ट्राइंगल्स के बारे में, यानी कि त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को 2 चीज़ पढ़ना है ना ज्योमेट्री के अंदर, कि क्या होता है सर्कल्स, क्या होता है ट्राइंगल्स, कैसे वर्क करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में। और फिर सर्किल से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है ट्राइंगल्स को, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आता है ज्योमेट्री के अंदर।
और यदि बात करें तो मेरे भाई आप लोगों को ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स में इसमें ज्योमेट्री में नहीं पढ़नी है। एरिया और जो पेरीमीटर होता है वो अलग है। अभी चलते हैं आगे, और हम लोग चल लिए हैं आगे, और हम लोग को पूछा जाता है आगे में, है ना, सबसे बड़ी बात है ना, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति तो भाई है ना, त्रिकोणमिति से सवाल पूछे जाते हैं। इससे लगभग सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों का कितना, है ना, लगभग पूछे जाएंगे सवाल 12 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 12 मार्क्स का सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री से। और ट्रिगोनोमेट्री है 2 पार्ट में, है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझो पहले, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है यानी कि परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और आगे हम लोग को पढ़ना है ना, इंट्रोडक्शन के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसी के अंदर है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसी के अंदर है। और फिर हम लोग को इसके अंदर तो हम और पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ना होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि जो हम लोगों ने सीखा है ट्रिगोनोमेट्री से, है ना, उसको हम लोग, है ना, कैसे और भी तरीके से अलग अलग जगह पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीकाएं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में। 2 पार्ट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए कोई बेसिक नहीं है ना। आप जो चीज़ a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर जैसे यूज़ करते हैं, बस इसी को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करनी है। चलिए आगे बढ़े यदि तो बात करें हम लोग, सब आगे पूछा जाता है इसी से, हाइट एंड डिस्टेंस से, मतलब ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पूछा जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस। एकदम वर्ड प्रॉब्लम समझ वाले क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और फिर दूरी। ऊंचाई और दूरी कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ा जाना है हम लोग को, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को पढ़ने के लिए हम लोग कोई खास बेसिक का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो ट्रिगोनोमेट्री में सीखेंगे उसी का बस यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे पूरा का पूरा, तो आप, है ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी आगे बात करें तो हम लोग को पूछा जाना है, हम लोग को एग्ज़ाम में आएगा मेंसुरेशन। क्या आएगा? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से सवाल होंगे, यानी कि मेंसुरेशन नहीं बोले तो, है ना, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति किसका? क्षेत्रमिति किसका? क्षेत्रफल निकालने के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मेरे भाई, है ना, इसमें हम लोग को पढ़ना है ना, मेंसुरेशन के अंदर हम लोग को क्वेश्चन 10 मार्क्स का सवाल पूछे जाएंगे। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला मेंसुरेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्या? एरिया रिलेटेड टू, है ना, सर्किल। सर्किल से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित, है ना, क्षेत्रफल, ठीक है। और आगे बात करें तो हम लोग को एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बाद हम लोग को पूछा जाना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसी के अंदर क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही दामदार चैप्टर,
बहुत ही दमादार चैप्टर, ठीक है ना। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय है ना क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, को होलो सिलेंडर, स्फेयर, टोटल का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, पढ़नी है यहाँ पर, किसमें, मेंसुरेशन वाली पार्ट में। आगे यदि बात करें आप लोगों को तो एक चैप्टर और होता है ना, क्या, स्टैटिक्स। क्या होता है, स्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सांख्यिकी, सांख्यिकी। मेरे भाई ये चैप्टर ही बहुत ही आसान होता है और सबसे बड़ी बात है कि स्टैटिक्स से हम लोग का लगभग 5 नंबर के सवाल तो होंगे ही होंगे, 5 नंबर के सवाल तो होंगे ही होंगे। और इसके आगे होता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में होता है हम लोग का प्रायिकता। क्या होता है, प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता होता है। और इसमें लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों मिला करके है ना एक बन जाते हैं 11 मार्क्स के, दोनों मिला करके 11 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। किससे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। यहीं पर आपका होता है ना सिलेबस का द एंड, ठीक है ना। जैक का और सीबीएसई का दोनों का जो कोर्स, ये चूंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं तो जैक में भी एनसीईआरटी चलता है, सीबीएसई में भी एनसीईआरटी चलता है, आप लोगों दोनों का सिलेबस सेम है। आइए डिस्कशन कर लेते हैं मेरे भाई हम लोग टोटल का टोटल क्लास 10 को फोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो मेरे भाई हो सकता है कि आपको लगे क्या सर, क्या ये क्लास 10 में बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा बन करके आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ताकि डॉट्स क्लियर ना रहे, डॉट्स क्लियर हो जाए, कोई डॉट ना बच जाए। चलिए आगे आते हैं, करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बताया कि आप लोग क्या जानना चाहिए पहले चैप्टर में। तो आप लोगों को मैंने बताया कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन आपको जानना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी को। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य है ना गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई क्या होता है प्राइम, अभाज्य क्या होता है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक का टेबल से डिवाइड होता है, जो कि एक का टेबल से तो सब डिवाइड होता है, और दूसरा वो खुद का टेबल से डिवाइड होता है और किसी का टेबल से डिवाइड नहीं होता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। जैसे बोले ना, बोले कि क्या बोले कि सिर्फ और सिर्फ जिसका 2 फैक्टर्स होते हैं। कितना फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ। कितना फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर का। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है मैंने आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ 2 ही। जैसे बोले स्टार्ट किए, बोले कि 2 से, क्या ये प्राइम नंबर है, तब बोलोगे चेक करते हैं सर, एक का टेबल से डिवाइड होना चाहिए और खुद का टेबल से डिवाइड होना चाहिए, बाकी और किसी का टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 2 का टेबल से डिवाइड करें तो 2 1 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 का टेबल से डिवाइड होता है। उसके पीछे यदि बात करें 1 का, तो 1 का टेबल से पूरा डिवाइड होता है। तो 2 और 1 हो गए इसके प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गए, 2 × 1, 2 × 1। हम तो मैंने आप लोगों को 2 × 2 लिख दिया,
क्या 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन की तरफ, है ना, और समझाते हैं आप लोगों को कि कैसे, है ना, चीज़ें आप लोगों को करनी है, कैसे आपकी चीज़ों को हम आसान बनाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, साथ बने रहना है और साथ निभाना है, और फिर अपने साथ बच्चों को जोड़ना है ताकि आपका दोस्त का भी बेहतर रिजल्ट हो सके, वो भी अच्छे से पढ़ सकें। अभाज्य गुणनखंड, मेरे भाई आपको अभाज्य संख्या समझ आई? अब बोलोगे हाँ सर समझ आई, है ना, अभाज्य संख्या तो समझ में आ गया। अब बोले ना हम बेटा, है ना, ये 20 है, ये है 20, और बताइए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी निकालना होता है तो हम लोग 2 का टेबल से, यानी कि प्राइम नंबर से पहले चेक करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर से हम लोग पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। अब ये क्या किसका टेबल से डिवाइड होगा, कोई आइडिया? कोई आपको आइडिया कि भाई ये कितना का टेबल से डिवाइड होगा? शायद आपको आइडिया नहीं होगा, हम बताते हैं आप लोगों को। जिसके लास्ट में 0 रहेगा, क्या बोला आपने, मैंने आप लोगों को कि जिसके लास्ट में 0 रहता है, जिसके लास्ट में, है ना, 2 रहता है, जिसके लास्ट में 4 रहता है, जिसके लास्ट में 6 रहता है, जिसके लास्ट में 8 रहता है, उसे हम लोग कहते हैं कि भाई वो क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, यानी कि 2 का टेबल से डिविजिबल है। 2 का टेबल से क्या है, डिविजिबल है, 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो बोलोगे सर मज़ा आया, लास्ट में यहाँ पर 0 है तो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, बच जाएगा 0। अब ये किसका टेबल में डिवाइड होगा? अब बोलो फिर से 0 आ गया सर, जब फिर से 0 आ गया तो ये 2 का टेबल से डिवाइड होगा, तो 2 5 जा हो जाएगा 10। अब बोलें कि बताइए 5 किसका टेबल में आता है? तो बोलेंगे सर एक लौता ही तो 5 है जो 5 का टेबल में आता है, 5 1 जा 5। तो आपका 20 का फैक्टराइजेशन हो गया, 20 का क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये कहलाया 2 का फैक्टराइजेशन, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यदि इसी को बोलें, चलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, बोलते हैं, है ना, 50। इसको कीजिए आप, है ना, क्या प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिखिए इसे, ठीक है। तो 50 को आप क्या करते हैं, हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो बोलोगे कि सर किसका टेबल में आता है, 50 किसका टेबल में आता है, ठीक है ना। हम यहाँ लिख दिए, मान लो कि 80 लिख दिए, 80 लिख दिए। अब बताओ कि क्या यहाँ पर किया जाए, है ना। तो बोलोगे सर लास्ट में कितना आया है, 0 आया है। लास्ट में जब 0 आता है इसका मतलब ये होता है कि वो 2 का टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब 2 का टेबल से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 4 जा 8 0, ठीक है। अब आ गया कितना, 40। कितना आया, 40। मेरे भाई 40 खुद क्या है, इवन नंबर है जिसके लास्ट में 0 है। तो जिसके लास्ट में 0 होता है ना, उसको हम लोग 2 से पूरी डिवाइड कर पाएंगे। तो 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 0 उतार देंगे। अब 20 किसका टेबल में आता है? तब बोलेगे सर सेम बात तो है ना, लास्ट में 0 है तो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 0 हो गया। अब यहाँ पर है ना कितना, अब यहाँ पर है 10। तो 10 किसका टेबल से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे सर ये 2 का टेबल से भी डिवाइड होता है, 5 का टेबल से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर लिख दिए मैंने छोटा 2। तो 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 2 5 जा 10, 5 बार में आता है। अब देखिए, है ना, जो 5 है, 5 किसका टेबल में आता है? तो बोलेगा सर खुद 5 का टेबल में आता है। तो ये कहलाएगा आपका, है ना, फैक्टराइजेशन, ठीक है। 80 लिखा हुआ है, उसका फैक्टराइजेशन कौन कौन सा होगा, 2 4 1 2 3 4।
ठीक है। तो आप लोगों को है ना क्या करना है, आप लोगों को 4 4 4 ये आया, आप लोगों का 80 आया। तो 2 2 2 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 और बच गया लास्ट में 5, तो यहाँ पर कर देंगे 5। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग करते रहिएगा। यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि बताइए इससे ही बड़ा नंबर लेते हैं और बोले 120 का, तो कितना होगा फैक्टराइजेशन। चलिए कीजिए, मेरे साथ करना है आप लोगों को फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। हम मेरे साथ करना है आप लोगों को सभी को फैक्टराइजेशन, आप साथ में करें, है ना, करके दिखाइए, मज़ा आएगा लाइफ में भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और हम लोग करते हैं इस सवाल का हल। आप मेरे साथ देखिएगा कि बोले ना कि कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, लास्ट में कितना है, 0 है। लास्ट में जब 0 है तो बोलते हैं कि वो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 है ना, बच गया 0, तो 0 लिख दिए। अब 60 है, अब बोलोगे सर लास्ट में 0 है तो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और 0। बोलें यहाँ पर 0 है तो बोलेंगे कि सर लास्ट में जब 0 आता है ना तो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है ना, तो हो जाएगा 2 15 दूनी 30। आगे बोलें कि 15 किसका टेबल में आता है सर, तो 15 आता है 3 का टेबल में, 3 5 जा 15। हम बोले कि 5 किसका टेबल में आता है सर, तो 5 का टेबल में 5 आता है, 5 1 जा 5। तो आपका हो गया 120 का फैक्टराइजेशन हो गया कौन सा, 1 2 3 1 2 3 2 2 कितने हैं, 1 2 है 3 है और 3 और 5 है लास्ट में, तो 3 और इंटू 5। चलिए तो ये रहा हम लोग का सही आंसर फैक्टराइजेशन का। और यदि बोलें आपके साथ चलें तो करते हैं हम लोग शुरुआत अगले क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा लेते हैं, है ना, वो एक 216 लिखा हुआ है, इसको करके दिखाइए आप फैक्टराइज। तो बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं पता है आप लोगों को, कि 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। मेरे भाई क्या ये सही है? खुद से सोचो यार, खुद से सोचो कि 18 का टेबल में 2 का टेबल में 18 मिनट पढ़ेंगे तो 216 आ जाएगा। 2 का टेबल 18 बार क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या 216 आएगा? करके देखते हैं, ये गलत है, करके देखते हैं। तो 2 का टेबल से डिवाइड किए 216 को, तो 2 1 जा 2 क्रॉस हो गया, उतार दिए 1, है ना। तो जब छोटा आ जाता है उतारने के बाद तो हम लोग को लेना पड़ता है आगे वाला डिजिट लेना पड़ता है ना। तो 2 का टेबल में आ जाएगा 2 8 जा 16, कितना आ जाएगा 16। तो आया कितना आया मेरे भाई? एक बात आपको समझना ज़रूरी है, आप ऐसे कर दोगे बार बार, अब 1 उतारे ठीक है, अब जब छोटा हो जाता है तो हम लोग को बीच में लेना पड़ता है 0। आपको इस बात को ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि 2216 लिखा हुआ है और 2 का टेबल से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया, उतार दिए 1, है ना। तो उतारने के वजह से छोटा हो जाता है, यहाँ पे नीचे उतारने की वजह से छोटा हो जाता है, तो वह टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2 क्या हो जाता है ना, ज़्यादा है तो 2 इंटू उससे कम 0। तो 2 का टेबल में 0 बार में 0 आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 1, आगे उतारेंगे 6 तो 2 8 जा 16। तो आंसर कितना आया है आप लोगों का? आंसर है 108। तो यहाँ पर 108 होगा ना कि 108, 108 होगा ना कि 18। अब बोलें कि मज़ा आएगा भाई, करते हैं। लास्ट में कितना है 8 है, तो लास्ट में जब 8 है यानी कि 2 का टेबल में आता है, इवन नंबर है, तो 2 का टेबल से ये डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। और बच गए 8, है ना, तो 2 4 जा 8। आगे 2 का टेबल से डिवाइड करेंगे, आप नहीं जानते हैं तो अच्छे से डिवाइड करिए 2 का फिर टेबल 54 को, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, बच जाएगा 1 और 14, है ना, 2 7 जा 14। तो ये हो गया 27, क्या हो गया 27। और
अब आगे बोलें कि 27 किस टेबल में आता है, तो अब बोलेंगे कि 27 आता है 3 का टेबल में, तो 3 9 जा 27। और फिर बात कर लें 9 किस टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो बोलें कि 216 लिखा हुआ है, उसका फैक्टराइजेशन क्या आया, 1 2 3 1 2 3 इंटू 1 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप लोगों को है ना ये करना था, फैक्टराइजेशन आपको करनी थी सॉल्व, जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। चलिए, आपको तो इतना समझ में आ गया कि भाई फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और क्या बेसिक पढ़ना था हम लोगों को इस चैप्टर में, तो हम लोग को नंबर सिस्टम में और पढ़ना था थोड़ा सा नंबर के बारे में। किसके बारे में, नंबर के बारे में। तो नंबर के बारे में आपको अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक बनाए ये है ना संख्या रेखा, क्या बनाए, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में बीच में होता है 0, ज़्यादा ताकत है दाएं तरफ, तो दायां की तरफ आता है प्लस में, और बायां में आता है माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते हैं। अब बताइए, इस तरह का जो नंबर होता है ना, जिसमें हम लोग 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ठीक है, तो कितना है, -4 3 -2 माइनस है ना, कुछ बना हुआ है। अब यदि हम लोग काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये कहलाता है प्राकृत संख्या। क्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो होल नंबर, काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ तो 1 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्या से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है हम लोग का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग को करना है 0 से स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आप लोगों को कि वास्तविक संख्या में हम लोग और क्या बेसिक जानने चाहिए। तो अगला बेसिक जो जानना चाहिए आपको है ना, वो हमको लगता है कि अब डिवीज़न समझ में आता है आप लोगों को, डिवाइड समझ में आता है तो आप फोड़ोगे, रोक करोगे। डिवाइड नहीं आता है तो हो सकता है आपको उसमें सीखना पड़ जाए। तो सबसे पहली बात है ना, हम लोग आगे पढ़ लेते हैं और करते हैं कस्टमर के साथ डील। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद। अपने क्लास बनाए रखिएगा, अपने आप को मेंटेन रखिएगा। डेली शाम में और सुबह में 6 से लाइव रहते हैं। जय हिंद।